एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद क्या करता हूँ अच्छे ही होंगे, है ना। और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइंस के सब्जेक्ट से है, ठीक है। और हर बात ये बात कहनी अच्छी नहीं लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने निकम्मे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम में पास हो जाए, आपके साथ नाइन में आके मस्ती करे, मौज करे और बदमाशी भी करे, है ना। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को स्किप करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरे एकदम एफर्ट के साथ। और हाँ, एक बात और, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, समझे ना। मैं 50 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसमें से आप कितने कर पा रहे हैं, कितने उत्तर दे पा रहे हैं, उन उत्तर को काउंट कीजिएगा, उनको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपसे इतने उत्तर हो गए हैं। और उसमें से कुछ अगर ख़राब आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसको एफर्ट करके उसको अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके वीडियो में आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो दिए गए इन सबको के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम हमारे सीट में होने वाला है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, ठीक है। ये बाघों की संख्या को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जो सन 72-73 में, यानी कि 1972-73 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम तो ये किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वह क्या है, तो वह सोडियम है, ठीक है। वह सोडियम वह धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। और पारा वह धातु है, पारा जो धातु होने के बावजूद द्रव यानी कि मटेरियल फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये होता है, ठीक। ये कुछ धातु होने के बावजूद अधातु के गुण को एडप्ट करके रखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वह है क्रोमियम। हम लोग साइकिल वगैरह के रिम हो गए, हैंडल हो गए, उसमें जो चमक आती है, जो सालों साल नहीं जाती है, बारिश के आने के बावजूद, बारिश में रखने के बावजूद वो चमक नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में लोहा नहीं है, वो क्रोमियम है, उसके अंदर लोहा होता है, ठीक है, इसलिए वो चमक जाती नहीं है, रह जाती है। अगला प्रश्न है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है। जो हमारे शरीर में संचरणीय रोग होते हैं, जैसे हो गया जुकाम हो गया, ठीक है, मलेरिया वगैरह हो गया, तो ये जो इसका मुख्य रोग कारक कौन है, तो ये हो गया आपका घरेलू मक्खी, ठीक है। घर में घरेलू मक्खी अगर अधिकतर रहेंगे तो संक्रमण होने की संभावनाएं, संचरणीय रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगला है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है, तो जरायुज मनुष्य हो गया। याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात है कि एक होता है जरायुज, एक होता है जरायुज, एक होता है अंडप्रजक, एक होता है अंडप्रजक। जरायुज हम लोग उसको कहते हैं, जैसे हो गया मैन हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। इस तरह वैसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं। अंडप्रजक हो गए, जैसे मुर्गी हो गए, हैन हो गए, बर्ड्स हो गए, मतलब वैसे जीव, मेंढक, सांप हो गया, मेंढक हो गया, मछली हो गया, वैसे जीव जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो अंडे देने वाले को हम लोग अंडप्रजक कहते हैं और बच्चे देने वाले को हम लोग जरायुज बोलते हैं। तो यहाँ से जरायुज से क्वेश्चन कर दिया है, तो जरायुज मनुष्य हो जाएगा। मुर्गी, कौवा, बतख, ये जो तीनों हैं, मुर्गी, कौवा, बतख, ये तीनों आपका हो जाएगा अंडप्रजक, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अंडे देते हैं। अगला है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। शुष्क के समय में जब हम बालों में कंघी करते हैं तो वह बिखर जाते हैं, ठीक है।
कभी कभी घर में भी किए होंगे, पेन को अगर सर में घिस के अगर हम ज़मीन में नीचे रखेंगे तो ज़मीन से छोटे छोटे कण को वो खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये कौन सा बल है? तो ये आपका स्थिर वैद्युत बल है। ठीक है, इस बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक है? ठीक है, सभी वस्तुओं के अपने अपने अलग अलग ऊष्मीमान होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो तुरंत जल जाते हैं, जिनका ज्वलन ताप बहुत ही ज़्यादा होता है, और कुछ वस्तुओं का ज्वलन ताप कम होता है, तो उनको जलने में समय लगता है। जैसे आप कच्ची लकड़ी को जलाएंगे, सूखी लकड़ी को जलाएंगे तो कच्ची लकड़ी जलेगी पर लेट से, सूखी लकड़ी जल्दी जल जाएगी। उसी की जगह लकड़ी और हम अगर केरोसिन रखेंगे तो केरोसिन जल्दी जलेगा, केरोसिन की जगह पेट्रोल रखेंगे और जल्दी जलेगा, पेट्रोल की जगह गैस रखेंगे और जल्दी जलेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको पूछा है कि सबसे ज़्यादा ऊष्मायन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा ऊष्मायन जो हाइड्रोजन है, ये जल के बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो ये हो गया। अगला है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग को निर्धारण करता है? ठीक है, तो ये आपका हो गया XY। ध्यान रखिएगा कि अगर हमको मेल चाहिए तो X और Y दो तरह के गुणसूत्र मिलेंगे। अगर हमको फीमेल चाहिए तो X और X ये दो गुणसूत्र लग जाएंगे। ठीक है, ये दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, XX और XY। XX में फीमेल यानी कि पुरुष मादा लिंग का, और XY नर यानी कि स्त्री लिंग का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? हमारे जो आँख होते हैं इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? तो ये प्रतिबिंब हमारे बनते हैं रेटिना पर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? रेटिना पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल, फसलें दो तरह की होती हैं, एक आपका हो गया रबी फसल, एक आपका हो गया खरीफ फसल। रबी फसल ठंड के मौसम में उगती है, खरीफ फसल बारिश के मौसम में उगता है। जैसे जैसे आलू हो गया, उसके बाद गेहूं हो गया। ठीक है, जैसे चना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ठंड के मौसम में उगती हैं। अगला है खरीफ फसल। खरीफ फसल यानी कि धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, और जौ हो गया। तो इस तरह की फसलें जो बारिश के मौसम में उगती हैं उनको बोलते हैं खरीफ फसल। तो यहाँ आपका धान है, तो धान हो जाएगा खरीफ फसल। बाकी गेहूँ, चना, आलू ये तीनों हो जाएगा आपका खरीफ रबी फसल के उदाहरण। अगला प्रश्न कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सिंपल सी बात है, ये 8 ग्रह हैं टोटल अपने। ठीक है, एक बार सभी ग्रहों के नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि घर्षण हमेशा, जो घर्षण होते हैं, ठीक है, घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक है, लाभदायक है, या ना हानिकारक ना लाभदायक, या फिर कुछ मामलों में हानिकारक कुछ मामलों में लाभदायक? तो ये ऑप्शन नंबर डी को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मान रहा है कि कभी ये हानिकारक भी होता है, कभी ये लाभदायक भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? अगर आप पैराशूट बना रहे हैं तो किस तरह के रेशे को आप उपयोग करेंगे? तो ये नायलॉन का रेशा का उपयोग करना है, क्योंकि पैराशूट में एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो कम से कम इंसान के वजन को, या 4 से 5 या ज़्यादा इंसान के वजन को वो झेल सकती है। इस तरह से, क्योंकि आप उसमें चलेंगे, खाली आप नहीं रहेंगे, हवा का ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है, और अगर कमज़ोर रस्सी देंगे तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा इंसान का, है ना। अगला प्रश्न है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास कितनी है? श्रव्यता परास यानी कि आप सुनने की क्षमता कितनी रखते हैं? ठीक है, तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसको बोलते हैं अवश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम को, ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अवसर ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा
ये आपका आएगा पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, हम लोग इसको सुनने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस यंत्र के उपयोग में भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक है, तो जो रिकॉर्ड करेगा वो आपका भूकंप लेखी हो गया, और जिसमें वो रिकॉर्ड होके आएगा उसको कहते हैं रेक्टर पैमाना। रेक्टर पैमाना एक नंबर पे भूकंप के जो शक्ति है उसको आंकता है, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में। ठीक है, भूकंप को ये मापता है कि कितना नंबर में आया, पर उसको जो दिखाता है, जो रिकॉर्ड करता है वो है भूकंप लेखी, वो है आपका भूकंप लेखी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा लोगों को। अगला प्रश्न है कि संकटापन प्रजाति कौन सी है? एक ऐसी प्रजाति जो लगभग लगभग लुप्त होने के कगार पर है, तो वो कौन है? बाघ है ना, बाकी घोड़ा, गाय, कुत्ता तो कहीं भी देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं? जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या अनुपस्थित होता है? उसमें होते हैं कोशिका भित्ति, जो नहीं होते हैं। ये पादप कोशिका में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पादप चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनको बारिश, ठंड, गर्मी सब झेलना पड़ेगा। तो उतने सारे तापमान को, उतने कम तापमान को, उतनी ज़्यादा टेम्परेचर को झेलने के लिए उसका बॉडी का बाहरी का जो त्वचा मजबूत होने चाहिए, तो वो कोशिका भित्ति के बने होते हैं। ठीक है, अगला है जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? तो हाँ, क्लोरीन का उपयोग होता है जल के शुद्धिकरण के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले प्रतिजैविक, सबसे पहला जो प्रतिजैविक आया वो है आपका पेनिसिलिन। ठीक है, सबसे पहला प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन। आगे प्रश्न है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी कि 2:1। ठीक, अगला बोला है कि निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन, इन 2 टुकड़े में टूटना, तो ये अमीबा में होता है। अमीबा बीच अपने केंद्रक से 2 टुकड़े में टूट जाता है। अगला हाइड्रा, हाइड्रा में जो होता है वो होता है मुकुलन। पैरामीशियम में बहुखंडन होता है, बैक्टीरिया में भी बहुखंडन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, अगर द्रव का दबाव है और गहराई बढ़ेगा तो उसका दबाव भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे गहराई घटेगा तो ये दबाव घटते जाएगा। आप इसका प्रयोग घर में बोतल में पानी देके नीचे छेद करके देख सकते हैं। फुल बोतल पानी भरिए, नीचे छेद कीजिए, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा प्रेशर घटते जाएगा, यानी कि गहराई घटेगी तो प्रेशर भी घटेगा, और गहराई बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। ये सब आप घर में कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दुर्घटना होने के भी चांसेस नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ईंधन का उष्मीमान, जो ईंधन का उष्मीमान होता है उसका मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक है किलो जूल प्रति केजी। ठीक है, प्रति किलोग्राम। अगला है किशोरावस्था की उम्र कितनी है? टीन एज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग जो काउंटिंग करते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ से टीन स्टार्ट हो गया, तो टीन को टीन एज बोलते हैं, एडोलसेंसी बोलते हैं किशोरावस्था। तो आप टीन एज याद रखिएगा, 13, 14, 15, इसमें टीन आते हैं, तो ये टीन एज हो गया। तो ये कब से स्टार्ट हो जाता है? तो 11 से 19 के बाद बीच में, यानी कि किसी का 11, कहीं 12, यानी कि 13 से स्टार्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो हमको उसके आसपास के अंक को कम से कम टिक करना है, तो यहाँ पर 11, 19 से ज़्यादा एप्रोप्रिएट दूसरा है ही नहीं, है ना। अगला है 27 में, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। आप कोई भी बुक को अपने आँख के 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक लेके आएंगे तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, आपको धुंधली दिखेगी। ठीक है कि हमारी आंखें उतनी चीज़ों को समझन क्षमता नहीं कर पाती है, उतनी समझन क्षमता नहीं है कि उतने पास से उसको कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो वह दूरी है 25 सेंटीमीटर। कोई भी वस्तु को पढ़ने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा करीब लाइएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये हर्टिकल्चर कहलाता है। इसको हम लोग हर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को प्रभात का तारा अथवा संध्या का तारा के नाम से जानते हैं? ठीक है, वो कौन सा है जो सुबह सुबह उग जाता है और शाम को सुबह सबसे देर तक रहता है, शाम को सबसे पहले उग जाता है? तो वह शुक्र महाराज है। ठीक है, शुक्र महाराज जी सुबह देर तक रहते हैं और शाम को सबसे जल्दी उगते हैं। अगला प्रश्न है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? जो तरल घर्षण है वो किस वस्तु पर कम होगा? ठीक है, तो ये नौकाकार है। अब देखते भी, वो नौका पानी में डूबती नहीं है क्योंकि उसकी आकृति को इस तरह बनाया जाता है ताकि वो तरल में तैर सके। अगला प्रश्न है, जैव पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है तो क्या कहलाता है? कुछ ऐसे पदार्थ जो प्रकृति द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उनको हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जो नहीं होते हैं जैसे प्लास्टिक, उसको हम लोग जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जैव निम्नीकरण ये कहेंगे। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की प्रबलता है, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता, इसको हम लोग आयाम पर डिनोट करते हैं। इसकी प्रबलता का कारक आयाम है। अगला प्रश्न है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? जो विपरीत आवेश होते हैं यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आप चुंबक की सहायता से घर में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस, तो ये हम लोग शुरू में किए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है। ठीक है, यह समस्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होती है। सॉरी, मीथेन से भी ये होती है। तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सेकंड ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, शुरू का ऑप्शन लग के देख पढ़ के लगा कि यही है केवल। अच्छा चलो, दूसरा क्वेश्चन 35 का कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा जीव या की प्रजाति जो धीरे धीरे लुप्त के कगार पर है या लुप्त हो चुकी है, उनको उस रेड डाटा पुस्तक में यानी कि लाल क्या नाम है, हाँ, संकटापन में रखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेड रेड डाटा बुक। ठीक है, तो उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। एक ऐसा जीव जैसे बाघ हो गया, काला हिरन हो गया, उसके बाद आपका गुलाबी सिर वाला बतख हो गया, तो इस तरह के जीव अभी नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके नामों को लिखा गया है वहाँ पर रेड डाटा पुस्तक में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है ना। अब अगला प्रश्न है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली जगह, जो खाली संरचना होती है, उनको हम लोग रिक्तिका के नाम से जानते हैं, रिक्तिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया कर देती है, यानी कि फटफटा के फूटते हैं या फटते हैं, उसको हम लोग बचाने के लिए केरोसिन में डुबो के रखते हैं। तो वह क्या है? तो वह आपका सोडियम है। ठीक है, एक होता है पोटेशियम भी होता है। अगला, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी? तो किसने की थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत क्या दे रहा है? तो इसका संकेत है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हो रहा है। ठीक है, विद्युत धारा में कई तरह के प्रभाव होते हैं, जैसे उसमें प्रभाव हो गया। ठीक है, उसी तरह ये रासायनिक प्रभाव है। अगला बोला है कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन किया गया था जिसका नाम डॉली रखा गया था। क्या रखा गया था? डॉली। जब क्लोन का साइंटिफिक नॉलेज लोगों को मिल गया
ठीक है, वैज्ञानिक गुण जब लोगों को मिला कि नहीं क्लोन हम लोग कर सकते हैं, तो इसको आजमाया गया सबसे पहले एक भेड़ में आजमाया गया, जिस भेड़ का नाम रखा गया डॉली। क्लोन का नाम, भेड़ के क्लोन का नाम डॉली रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है तरल है, तो तरल क्या है? ठीक है, तो तरल जो होते हैं द्रव और गैस दोनों को हम लोग तरल कहते हैं। ठोस तो ठोस ही कहलाएगा। ठीक है, तो तरल जो गैस होते हैं और जो द्रव होते हैं वो दोनों तरल के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, 43 का प्रश्न है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक कौन है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। भूल के भी पानी में टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि तेल से लगे आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो वायु से आग का संपर्क को तोड़ देता है, कम्बल की तरह आग को लपेट लेता है, जिस कारण से आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है कि लड़के के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि कहते हैं इसको, एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। ठीक है, जिस कारण से लड़कों का आवाज़ कभी हमें जैसे किशोरावस्था में लड़के जाते हैं उनकी आवाज़ फटने शुरू हो जाते हैं, एक आवाज़ में झंझनाहट आती है और आवाज़ मोटी हमें आवाज़ सुनाई देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण है? इसको पेपर बना दो, है ना, इस पेपर को जहाज बना दो। इस तरह के प्रश्न आएंगे जब जहाज बना के आइए एकदम। अगला प्रश्न है कि 46 में एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग फसल कहते हैं ना, पढ़े ना आप लोग। कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न हो रहे हैं, हमको भी जानने हैं ना। ठीक है ना, कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं कमेंट। हमको उतने लगता है कि इसमें 50 प्रश्नों में से 45 से कम होने चाहिए किसी भी बच्चों का, है ना। इस तरह के प्रश्न पूछता है तो वहाँ पेपर का जहाज बना के आइए आप लोग एकदम। अगला प्रश्न दिया है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? जो खगोलीय पिंड है या फिर जो सूर्य है या फिर जो चंद्रमा है या फिर जो दूसरे ग्रह हैं या उपग्रह हैं, इनकी जो दूरी जो नापते हैं वो हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है, वो हनुमान चालीसा में नहीं बोलता है 100 योजन पर भानु। अगला प्रश्न है कि घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर, चिकने की जगह जो रुखड़ा होता है उन पर अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं कांटेदार धारीदार जूते पहनते हैं, माचिस को तीली घिसने के बाद सतह को रुखड़ा बनाया जाता है। ठीक है, इसी का उल्टा हाथ में चूड़ी पहनने के लिए हाथ में तेल लगाया जाता है, कैरम खेलने के लिए पाउडर लगाया जाता है, बेरिंग में ग्रीस लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक हम उसे कहते हैं जो सेलुलोज को बने होते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगे उसे आप लोग क्या कहिएगा? जो ध्वनि आप सुनना नहीं चाहिए उसको शोर ही ना कहेंगे, है ना। तो इस तरह के पेपर को जहाज बना के आइए एकदम। और कितने प्रश्न आपसे हुए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ तो कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।